वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। अब तो आपको ये पता है कि एग्जाम में आप लोगों का इंटर का कितना समय रह गया है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को देखिए। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी देखना जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कुछ छात्र ही ऐसे हैं कि जो कि ऑब्जेक्टिव में पूरा समय दे देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए सोचते हैं कि हम सब्जेक्टिव लिख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सब्जेक्टिव को आप लोग हल्के में नहीं लीजिए। आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कीजिए 90%, लेकिन 10% आप लोगों को सब्जेक्टिव पर देना जरूरी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है तो सब्जेक्टिव का भी नंबर आप ही के अंक में जुड़ता है, आप ही के रिजल्ट में जुड़ता है। इसलिए आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी उतनी ही आवश्यक है जितना कि ऑब्जेक्टिव का है। जैसे कि साइकोलॉजी का है, ज्योग्राफी का इस चैनल पर अपलोड है, आप लोगों का हिस्ट्री का अपलोड है। तो इसलिए आप एक एक करके सभी को देखिए। ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव देखिए, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव देखिए, ये साइकोलॉजी का इसका सब्जेक्टिव देखिए, तब आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो कि साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव है और सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें देखना क्या है कि इसमें 18 प्रश्न है कि इसमें से आपका कितना प्रश्न तैयारी है। अगर जो प्रश्न तैयारी नहीं है आप उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एक भी प्रश्न जो है आपका इंटर एग्जाम में नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो का एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपके पास जाए और आप उससे लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन की एक विधि के रूप में केस अध्ययन का वर्णन करें। प्रश्न है कि मूल्यांकन की एक विधि के रूप में केस अध्ययन का वर्णन करें। इसका जो जवाब होगा कि केस अध्ययन विधि में किसी एक व्यक्ति का उसके मनोसामाजिक एवं दैहिक वातावरण के आलोक में उसके मनोवैज्ञानिक गुणों का गहन रूप से विश्लेषण किया जाता है। इस विधि का उपयोग व्यक्तियों के मूल्यांकन में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक किया जाता है। इसके द्वारा महान पुरुषों के जीवन की अनुभूतियों से भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि घटकीय बुद्धि का अर्थ बतलाइए। घटकीय बुद्धि क्या है, इसके बारे में बतलाना है कि घटकीय बुद्धि का अर्थ क्या होता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब है कि घटकीय बुद्धि स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित त्रितंत्र सिद्धांत का एक प्रकार है। इस प्रकार की बुद्धि में अमूर्त चिंतन करने तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। जिन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि अधिक होती है वे विश्लेषणात्मक ढंग से एवं आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। क्लियर है? सवाल नंबर 3 है कि असामान्यता की कुसुमायोजी विचारधारा का सार बताएं। इसका जवाब होगा कि असामान्यता के कुसुमायोजी विचारधारा के अनुसार कोई भी व्यवहार असामान्य हो जाता है जब वो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की जिंदगी के समायोजन में बाधा पहुंचाता है। बाधा मतलब रुकावट। जैसे यदि कोई छात्र परीक्षा से इतना अधिक चिंतित हो जाए कि उसकी भूख, प्यास, नींद सभी प्रभावित हो जाए तो व्यवहार असामान्य कहलाएगा। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि विरुचि अनुबंधन क्या है। विरुचि अनुबंधन क्या है? इसका जवाब होगा कि विरुचि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवांछित अनुक्रिया को किसी विरुचिकर परिणाम के साथ साथ बार बार सहचर्यित किया जाता है। जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब की बोतल सामने रखने के बाद बिजली का आघात देने के तुरंत बाद शराब पीने के लिए यदि कहा जाता है तो एक विरुचि अनुबंधन का उदाहरण है। क्लियर है? सवाल नंबर 5 है कि पूर्वाग्रह और विभेद में अंतर स्पष्ट करें। ये भी प्रश्न, आप इसको याद कर लीजिएगा कि पूर्वाग्रह और विभेद में क्या अंतर है, इसके बारे में जानना है। इसका जवाब होगा कि पूर्वाग्रह सामान्यतः एक नकारात्मक मनोवृत्ति होती है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक तत्व प्रायः घृणा या नापसंदगी जैसे भावात्मक तत्व से घिरा रहता है। विभेद में व्यक्ति लक्ष्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति कम धनात्मक ढंग से व्यवहार करता है। अर्थात पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है जबकि विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारिकता अभिव्यक्ति है। क्लियर है कि पूर्वाग्रह और विभेद क्या हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब होगा कि जब व्यक्तियों के 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच इस ढंग की अंतःक्रिया होती है जिसमें लोग किसी न किसी ढंग से एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा एक दुर्लभ या असंगत लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे पर सामाजिक सत्ता का उपयोग करते हैं, तो इसे समूह संघर्ष कहा जाता है। बिल्कुल आप सवाल को सुनते चलिएगा और जवाब को सुनते चलिएगा। अगर आपका सवाल 90% क्लियर हो जाता है, यानी कि सवाल को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो आपका जवाब जो है 100% क्लियर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। नोटिस कहाँ करना है? सवाल को नोटिस करना है कि सवाल क्या कह रहा है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं।
निर्धनता की संस्कृति क्या है? निर्धनता तो पूछते हैं निर्धन गरीब, तो कह रहा है कि यहाँ की निर्धनता की संस्कृति क्या है, इसके बारे में सोचना है और जवाब देना है। जवाब होगा कि गरीबों का एक ऐसा विश्वास तंत्र, रहने का ढंग तथा मूल्य होता है जिसमें उनका पालन पोषण होता है। इस विश्वास तंत्र आदि को गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य करता है, यानी कि मजबूर करता है कि कल भी वह गरीब ही रहेगा। देखिए कितनी यहाँ पर कितना भाव है यहाँ पर कि सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कल भी वह गरीब ही रहेगा, लेकिन उससे उसको उठना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि विशिष्ट कौशल से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट कौशल यानी कि एक्स्ट्रा, जिसको नॉलेज कहेंगे या एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटी कहेंगे, उसके बारे में कह रहा है कि विशिष्ट कौशल से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका जवाब जानते हैं। विशिष्ट कौशल से तात्पर्य वैसे निपुणताओं एवं क्षमताओं से होता है जो विशेष मनोवैज्ञानिक सेवा के लिए आवश्यक होती है। जैसे नैदानिक परिस्थिति में कार्यरत मनोवैज्ञानिक को चिकित्सीय प्रविधियों, मनोवैज्ञानिक मापन, परामर्श आदि से संबंध क्षमताओं की जरूरत होती है, जो एक विशिष्ट कौशल का उदाहरण होगा। स्पष्ट है? चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। स्व पर संस्कृति के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। स्व पर संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। भारतीय संस्कृति में पलने वाले व्यक्तियों का स्व पश्चिमी संस्कृति में पलने वाले व्यक्तियों के स्व से भिन्न होता है। भारतीय संस्कृति में स्व और अन्य के बीच जो सीमा होती है वह लचीली होती है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? चलिए हम लोग सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि तगड़ापन का अर्थ बतलाइए कि तगड़ापन क्या चीज़ है। चलिए इसका हम लोग जवाब जानेंगे। तगड़ापन एक ऐसा शील गुण है जिसमें 3 तरह के तत्वों अर्थात वचनबद्धता, नियंत्रण तथा चुनौती के गुणों का समुच्चय होता है। ऐसा व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति में भी बिना किसी बीमारी का लक्षण दिखाए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है, यानी कि आगे बढ़ता है। स्पष्ट है? चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? चलिए इसका जवाब जानेंगे। संवेगात्मक बुद्धि अपने और दूसरे के भावों को पहचानने की क्षमता द्वारा अपने आप को विपरीत करके एवं संबंधों में संवेग को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि प्रतिभाशालिता की पहचान कैसे करते हैं। इसका जवाब जानेंगे हम बिंदुवार करके, जानेंगे एक एक करके। प्रतिभाशालिता की पहचान के निम्न बिंदु है, यानी कि इसको बिंदुओं में स्पष्ट किया हुआ है, जिसके पहला बिंदु है कि इनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। दूसरा है कि इनका शारीरिक गठन भी औसत बच्चों से अधिक अच्छा होता है। तीसरा है कि सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता अधिक होती है, यानी कि समझ ज़्यादा होती है। चौथा है कि इनमें नेतृत्व क्षमता पाई जाती है, यानी कि कैप्टेंसी बनने की चाह अधिक होती है, यानी किसी चीज़ का नेतृत्व आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं? सृजन करना यानी कि नए चीज़ को आकार देना, नए चीज़ बनाना, कंस्ट्रक्शन यानी कि उसका सृजन करना, नए सिरे से बनाना। चलिए इसका जवाब जानते हैं। सृजनात्मक यानी अंग्रेजी के शब्द क्रिएटिविटी से बना है, जिसका अर्थ है उत्पादन, रचनात्मक, सर्जन, सर्जित करना आदि। सृजनात्मकता में नए एवं मौलिक विचार रहते हैं। इसमें अनोखे एवं नूतन साहचर्य का बोध होता है एवं यह अकस्मात रूप से प्रकट होती है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि युग के अनुसार, ठीक है, मन के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं? चलिए इसका जवाब जानेंगे हम। युग के अनुसार मन के निम्न 4 कार्य हैं। चलिए चारों कार्यों को जान लेते हैं। पहला है संवेदना, दूसरा है चिंतन, तीसरा है भाव अनुमति और चौथा है अंतर्दृष्टि। चलिए पहले हम संवेदना के बारे में जानेंगे। इससे वातावरण की विभिन्न उत्तेजनाओं का पता चलता है। दूसरा है चिंतन, इससे उत्तेजना के अर्थ की पहचान होती है। तीसरा है भाव, इसके द्वारा संवेगात्मक अनुक्रियाएं होती है। और चौथा है अंतर्दृष्टि, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम लोग 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि समायोजन क्या है? समायोजन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समायोजन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सुखी और संतोष भरा जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करता है। क्लियर है? साथ ही उसे अपने आवश्यकताओं और क्षमताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की ओर प्रवृत्त करता है। सवाल नंबर 16 है कि मनोचिकित्सा के उद्देश्यों का वर्णन करें।
चलिए इसका पढ़ लें हम लोग। मनोचिकित्सा के बारे में जानेंगे कि मनोचिकित्सा है क्या। जैसे कि कोई अगर दिमागी रूप से बीमार है, यानी कि मेंटल उसका ठीक नहीं है, तो उसको मनोचिकित्सा जो ठीक करेंगे उसको मनोचिकित्सक कहा जाता है। यानी कि मनोचिकित्सक के जो डॉक्टर हैं वही उनको ठीक करेंगे। क्या करते हैं कि उनके दिमाग को पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। जो उनका माइंड जो है निगेटिविटी में चला गया है, यानी केवल माइनस सोचते हैं या किसी के अपने बारे में या किसी के बारे में बुरा भला सोचते हैं, तो डॉक्टर जो है उनका इलाज करता है कि ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकले और अच्छी अच्छी बातों को सोचे। चलिए इसके बारे में हम चार ऑप्शन को जानेंगे। पहला है कि रोगों में मौजूद या रोगी में मौजूद संवेगिक प्रतिबलों एवं द्वंद्वों को कम करना। दूसरा है कि रोगी में निर्णय की क्षमता विकसित करना। तीसरा है कि रोगी की आदतों में परिवर्तन लाना, यानी कि जो रोगी का आदत बन चुका है उसके आदत में परिवर्तन लाना अच्छे तरह से। चौथा होगा कि रोगी में आत्म चेतना उत्पन्न करना। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि मनोदशा विकार के प्रकारों की व्याख्या करें। देखिए इसके मनोदशा विकृति के 2 प्रकार हैं। इसका जवाब होगा, पहला होगा कि विषादी मनोविकृति और दूसरा होगा द्विध्रुवीय मनोविकृति। पहले हम विषादी मनोविकृति के बारे में जानेंगे। इसमें व्यक्ति में उदासी एवं विषाद होता है। इसके अतिरिक्त भूख, नींद एवं शारीरिक वजन में कमी देखी जाती है। इस विकृति को एक ध्रुवीय विषाद भी कहा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, द्विध्रुवीय मनोविकृति। इस मनोविकृति में व्यक्ति या रोगी में बारी बारी से विषाद तथा उत्साह दोनों ही तरह की अनुभूति यानी कि अवस्थाएं उत्पन्न होती है। उत्साह में व्यक्ति काफ़ी सुखाभास यानी कि सुखी महसूस करता है अपने आप को, सुख का अनुमान होता है उसको, जबकि विषाद में शांत एवं निराश रहता है। सवाल नंबर 18 है कि संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सा मनोचिकित्सा का एक ऐसा प्रकार है जिसमें चिकित्सक क्लाइंट के चिंतन के विकट एवं अपअनुकूली व्यवहार को परिवर्तित करता है।